सभी को नमस्ते, राधे राधे। कैसे हो सब? उम्मीद का सब मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। आज हम बात करते हैं जो प्लांट टिश्यू हम टॉपिक पढ़ रहे थे, उसमें हम पढ़ेंगे स्थायी उत्तक के प्रकार, यानी विभिन्न उत्तक के प्रकार हमने पढ़ लिए थे। आज पढ़ेंगे हम स्थायी उत्तक के प्रकार, और 3 प्रकार थे, सरल, जटिल और विशिष्ट। तो आज हम सरल उत्तकों की बात करेंगे। तो स्थायी उत्तक क्या होता है, पहले परिभाषा हम ये लिख लेते हैं। तो देखो स्थायी उत्तक क्या होते हैं, ध्यान से हम बात करें तो क्या होते हैं स्थायी उत्तक। हम पादप उत्तक की बात करें, ये पादप उत्तक पढ़ रहे हैं हम, पादप उत्तक। और उत्तक का मतलब होता है कोशिकाओं का समूह, उत्तक कहलाता है। तो स्थायी उत्तकों की बात करेंगे हम, तो 2 प्रकार हम पढ़े थे, एक तो विभिन्न उत्तक और एक स्थायी उत्तक। स्थायी उत्तक को हम बोलते हैं परमानेंट टिश्यू, परमानेंट टिश्यू। इसका मतलब होता है कि विभिन्न उत्तक की वे कोशिकाएं, कौन सी उत्तक की? विभिन्न उत्तक की वे कोशिकाएं जो विभाजन क्षमता खो देती है या विभाजन नहीं करती है और अस्थायी रूप से क्या होती है, मृत हो जाती है या जीवित रहती है, उन उत्तकों को हम बोलते हैं स्थायी उत्तक। तो मतलब क्या होगा, परिभाषा क्या होगी? वे उत्तक जो विभिन्न उत्तक से उत्पन्न होते हैं, जिनमें विभाजन की क्षमता, विभाजन की क्षमता पूर्णतः बंद हो जाती है या विभाजन नहीं करती, विभाजन नहीं करते। तो सिंपल सी परिभाषा है, जैसे जाइलम फ्लोएम मृद उत्तक, कोलेनकाइमा दृढ़ उत्तक, नारियल की जो जटाएं देखिए वो दृढ़ उत्तक है, दृढ़ तंतु है एक प्रकार से। तो ये सारे उत्तक क्या होते हैं, विभिन्न उत्तक कन्वर्ट हो जाता है स्थायी उत्तक के अंदर। इनमें विभाजन की क्षमता नहीं होती है या पूर्णतः बंद हो जाती है, यानी विभाजन नहीं करती है कोशिकाएं, इसलिए बोलते हैं इन्हें परमानेंट टिश्यू। तो ये एक कोशिकीय है ना, अलग अलग संरचना हो सकती है, एक समान हो सकती है और अलग अलग भी हो सकती है। तो इन्हें हम बोलते हैं स्थायी उत्तक। और उसके 3 हम प्रकार पढ़े थे स्थायी उत्तक के। अब देखो ये जीवित भी और मृत दोनों हो सकते हैं, एक बार नोट कर ले आप। ये जीवित या मृत हो सकते हैं, जैसे आप एग्जाम्पल से बताऊं आपको, तो फलों के जो गुद्दा वाला भाग होता है हम खाते हैं, वो एक प्रकार से जीवित उत्तक होते हैं, जो एक प्रकार से मृत उत्तक होते हैं वो। इसी प्रकार जो नारियल की जटाएं होती है वो एक प्रकार से मृत उत्तक होते हैं। तो ये जीवित भी हो सकते हैं और मृत भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इसके 2 प्रकार हमने देखे थे, कौन कौन से प्रकार? 2 प्रकार, सॉरी इसके तो 3 प्रकार थे। एक तो थे सरल, एक जटिल और एक विशिष्ट। एक क्या था? विशिष्ट। अब आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें तो आता है पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, इसमें आते हैं जाइलम फ्लोएम उत्तक, और इसमें विशिष्ट आते हैं जो इनको बाद में देखेंगे। तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे आज, सरल उत्तकों के बारे में पढ़ेंगे। तो ये थे स्थायी उत्तक के 3 प्रकार। स्थायी उत्तक लिख लो इन्हें, ये तो लिख लिए थे आप, है ना। तो आगे चलते हैं हम, है ना। तो देखो ध्यान से, इधर हम बात करेंगे सरल उत्तक। सरल उत्तक इसको बोलते हैं सिंपल। नाम ही क्या है? सरल। इसका मतलब सिंपल, मतलब इसकी कोशिकाएं एक समान होती है, ठीक है। तो सिंपल टिश्यू, इसकी परिभाषा क्या होगी? इसकी कोशिकाएं एक समान होती है,
ये कोशिकाएं, ये सेल्स। देखो जब भी मैं सेल्स की बात करूँ तो टिश्यू की बात हो रही है कि कोशिकाओं का समूह टिश्यू कहलाता है। तो ये सेल्स एक समान प्रकार की होती है, एक समान प्रकार की होती है ये, इसलिए इन्हें हम बोलते हैं सिंपल टिश्यू यानी सरल उत्तक। ठीक है, तो इन कोशिकाओं में अंतरकोशिकीय अवकाश हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, जो आप उनमें हम पढ़े थे विभिज उत्तक में, क्या अंतरकोशिकीय अवकाश थे? नहीं थे। तो यहाँ पर आपको अंतरकोशिकीय अवकाश हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। हो सकता है तो क्यों होता है, और नहीं होता है तो क्या किसका जमाव हो जाता है जिसके कारण नहीं होता है। ठीक है, तो चलो इसके प्रकार हम पढ़ते हैं। इसको लिखो आप, है ना, लिख लिए। लिखो तो, है ना। और देखो तो, चलो इसको मिटा दें। अब हम पढ़ते हैं सरल उत्तक के प्रकार। और सरल उत्तक, हाँ, 3 सरल उत्तक यानी सिंपल टिश्यू, सिंपल टिश्यू सरल उत्तक। और इसमें सबसे पहला प्रकार हम पढ़ेंगे इसका। 3 प्रकार होते हैं इसके। कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार। एक तो होता है पेरेनकाइमा, जिसे हम बोलते हैं मृदु उत्तक। तो सबसे पहले इसकी बात करेंगे हम। दूसरा होता था क्या? स्थूल कोण उत्तक, जिसे हम बोलते हैं कोलेन कायमा, यानी स्थूल, और स्थूल का मतलब होता है उभार। तो स्थूल कोण उत्तक, कोनों पर स्थूल यानी उभार उत्पन्न हो जाते हैं। किसके कारण? पेक्टिन का जमाव हो जाता है। तीसरा था, तो ये हो गया पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। इसको बोलते हैं स्क्लेरेन, स्क्लेरेन काइमा। इसे बोलते हैं दृढ़ उत्तक, दृढ़ उत्तक यानी कठोर होते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं सबसे पहले इसके बारे में। किसके बारे में रे? अरे बच्चों, इसके बारे में। ठीक है, चलो समझते हैं इसको। पहले एग्जाम्पल बता दूँ ये कहाँ कहाँ होता है। आपको बता दूँ मृदु उत्तक कहाँ कहाँ होता है। एग्जाम्पल सुनो ध्यान से, फिर पढ़ेंगे इनके बारे में। क्या इसकी विशेषताएं हैं, कि इसके क्या डायग्राम है, वो भी बता देंगे। सिंपल है, बहुत ईजी तरीके से बताऊँगा आपको। आप जितने भी गुद्देदार जो भाग होते हैं फलों के, कोमल भाग होते हैं जो खाने योग्य होते हैं, पेड़ पौधे के जो भी कोमल भाग होते हैं, छोटा पौधा जब बड़ा होता है तो कोमल भाग जहाँ भी होते हैं, जड़ तना पत्ती फूल कहीं भी हो, कोमल भागों की जहाँ भी बात होती है ना, वहाँ पर बात होती है मृदु उत्तक की, इसलिए नाम पड़ता है इसका मृदु उत्तक। तो इसका काम क्या होता है, तो एक एक प्रॉपर्टीज के आधार पर पढ़ेंगे क्या क्या करेक्टर है इसकी, क्या क्या विशेषता है। तो डायग्राम से बताता हूँ आपको, डायग्राम बना रहा हूँ मैं यहाँ पर, फिर उसके आधार पर हम बनाएंगे। तो देखो इधर इसकी सेल्स। तो मृदु उत्तक की बात करें, इसकी विशेषताएं बाद में बताऊंगा, पहले इसके डायग्राम पढ़ लेते हैं हम। आकार अलग अलग हो सकता है। देखो आकार अंडाकार हो सकता है, गोलाकार हो सकता है, त्रिभुजाकार हो सकता है, अलग अलग आकार के हो सकते हैं। ठीक है, एक बड़ी सी रिक्तिका इनके पास होती है। देखो अगर बात करें हम इसकी, तो क्या क्या नाम है इसके। ये इसका कोशिका द्रव्य हो गया। इन कोशिकाएं, ये कोशिकाएं हैं इनकी कोशिका की विशेषताएं क्या होती है। ठीक है, और
समझो अभी क्या क्या है यहाँ पर, देखो ध्यान से। गलत आ रहा है बहुत गलत आ रहा क्या? पाया का मान बहुत गलत आ रहा पेंटिंग ना मतलब ये ऐसे बोला तो मैं तो गलत आ गया, मतलब क्या हो गया? ड्राइंग करनी थी है ना, ये तो कुछ नहीं है। ड्राइंग तो और जगह आने दो, आए ने टॉपिक और कहीं पढ़ा दिए। और देखेंगे, देखो ध्यान से इधर क्या क्या नाम है। ये सारी सेल्स हैं, मृदुत्तक की कोशिकाएं हैं। क्या क्या विशेषताएं जो अभी यहाँ लिख दूंगा, पहले इस कोशिकाओं के नाम लिख देते हैं। ये तो इसके केंद्रक हैं, ये तो क्या है इनके न्यूक्लियस है, इनका न्यूक्लियस यानी केंद्रक होता है। ये इसको आप जो बड़ी सी दिख रही है इसको बोलते हैं रिक्तिका, और रिक्तिका हम पढ़ चुके हैं जब हमने कोशिका वाला चैप्टर पढ़ा था। ठीक है, अफसोस कि उसकी वीडियो नहीं बनाई। ठीक है इसे वैक्यूल बोलते हैं। ये बड़ी होती है, इसका कारण क्या है अभी बता देंगे, अभी लिखूंगा सारी बातें। इसके अलावा ये इसका कोशिका द्रव्य होता है। कोशिका द्रव्य में काफ़ी सारे कोशिकांग होंगे। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये इसके बीच बीच में स्पेस दिख रहा है कोशिकाओं के बीच में। ये स्पेस क्या है? इंटरसेलुलर स्पेस, इंटर सेल्यूलर स्पेस, जिसे बोलते हैं हम अंतरकोशिकीय अवकाश। क्या बोलते हैं? अंतरकोशिकीय अवकाश। अब ध्यान से सुनो, क्या मेरिस्टेमेटिक यानी विभाजित कोशिकाओं में क्या अंतरकोशिकीय अवकाश था? नहीं था। यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर है। और देखो क्या क्या विशेषता है, इसकी विशेषताएं क्या क्या है। इस मृदुत्तक की क्या क्या विशेषताएं होती है वही आपसे एग्जाम में पूछते हैं। तो ध्यान से देखिए बच्चों इधर, ठीक है, क्या क्या विशेषताएं। पहला, ये कोशिकाएं जीवित होती है। सिंपल सा तरीका, ये क्वेश्चन पूछ लेता है। ये कोशिका जीवित है, ये कोशिका भी जीवित है, ये कोशिका जीवित नहीं है। ये कोशिका जीवित है, ये कोशिका जीवित है, ये जीवित नहीं है। तभी तो दृढ़ है, तभी तो ये आगे जाकर के इनको बनाते हैं, फिर जाइलम प्लोम को बनाते हैं। तो देखो ध्यान से क्या क्या विशेषता है। पहले पॉइंट, अभी यहाँ तो दिख रहा होगा ना, ये ठीक है, यहाँ तक है ना। देखो तो ये क्या होती है, ये कोशिकाएं, तो मृदुत्तक कोशिकाएं किसकी विशेषताएं पढ़ रहे हैं हम? मृदुत्तक की यानी पेरेनकाइमा की। देखो ध्यान से इधर और समझो, देखोगे तो जानोगे। इधर देखो, है ना, ये सेल्स लिविंग होती है, लिविंग है मतलब जीवित है। ये कोशिकाएं क्या होती है? जीवित होती है। पहला पॉइंट। इनमें अंतरकोशिकीय अवकाश है। तो अंतरकोशिकीय अवकाश पाया जाता है इन सेल में। नोट करने की सारी विशेषताएं यहाँ पर, बने रहे हमारे साथ। ठीक है, अंतरकोशिकीय अवकाश पाया जाता है। अंतरकोशिकीय अवकाश पाया जाता है। कोशिकाएं सेलुलोज हेमिसेलुलोज से मिलकर बनी होती है। ठीक है, तो कोशिकाएं सेलुलोज, कोशिका भित्ति है ना, सेलुलोज कोशिका भित्ति की बात कर रहे हैं हम, कोशिका भित्ति की। कोशिका भित्ति सेलुलोज व हेमिसेलुलोज से मिलकर बनी होती है। सेलुलोज हेमिसेलुलोज से मिलकर बनी होती है। ठीक है, इसको बंद कर, हाँ ठीक है, बनी होती है। इसके अलावा इनमें लिग्निन का जमाव नहीं होता है। लिग्निन का जमाव नहीं होता है। अगर लिग्निन का जमाव हो गया तो मृत हो जाती। तो लिग्निन का जमाव सेलुलोज है या सेलुलोज? सेलुलोज है या लोज, जमाव नहीं होता है।
इनको लिखो, अभी मिटाऊँ और ये कोशिका जीवित है। अंतरकोशिकीय अवकाश पाया जाता है। कोशिका भित्ति से लोज हेमिसोलस से मिलकर बनी होती है। लिग्निन का जमाव नहीं होता है, इसलिए जीवित होती है। देखो इसको समझोगे तो ये समझ में आएगा, ये समझ में आएगा तो ये समझ में आएगा, क्योंकि इनके बीच बीच में है ना, इनके बीच बीच में पहले पेक्टिन में रहेगा तब भी जीवित है, फिर लिग्निन का जमाव होते है, दृढ़ कोशिकाओं में कन्वर्ट हो जाती है। ध्यान से समझो, एक से सारे याद हो जाएंगे, अन्यथा प्लांट एनाटॉमी समझ में नहीं आती है। ये प्लांट एनाटॉमी टफ चैप्टर माना जाता है, पर इसको हम सीक्वेंस से पढ़े ना, विभिजुत्तक किसको बनाया है। अभी सारे नाम आएंगे जो विभिजुत्तक में पढ़े थे, पीछे टॉपिकों में आएंगे नाम, याद रखना उनको। तो इनमें है ना बीच बीच में यहाँ क्या होता है, ये अंतरकोशिकीय अवकाश में है ना पेक्टिन का जमाव होता है ना, जब तो बन जाती है स्थूल। स्थूल का मतलब क्या था, उवार। और लिग्निन का जमाव हो जाता है जब बनती है दृढ़ कोशिका, क्योंकि बंद हो जाएंगे रास्ते तो फिर जल खनिज लवण आएगा नहीं आएगा तो कोशिका मर जाएगी, यानी मृत हो जाएगी, तो फिर क्या हो जाएगी, दृढ़ उत्तक में कन्वर्ट हो जाएगी। ऐसे याद होते हैं। और ये क्वेश्चन पूछा लिग्निन का जमाव किन में नहीं होता है, तो इन दोनों में नहीं होता है, इनमें होता है। कौन सा यांत्रिक उत्तक है, ये यांत्रिक उत्तक है, ये भी यांत्रिक है, पर ये आता है पहले। ये इसकी विशेषताएं भी और है, इनको नोट करो। अभी सारी विशेषताएं लिखूंगा मैं, वही खूब सारी विशेषताएं इसकी। तो आगे देखो, आगे हम बात करते हैं क्या इसकी और विशेषताएं क्या क्या है मृदुत्तक की, वो पढ़ लेते हैं। तो देखो क्या क्या विशेषताएं हैं इसकी। अब आपको बता दें जो मृदु उत्तक होता है, मृदु नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये जीवित उत्तक होता है और पौधे के कोमल भागों में पाया जाता है। ठीक है, तो उपस्थित तो बाद में बात करेंगे। इसके अलावा इसके पास सघन जीव द्रव्य पाया जाता है इन कोशिकाओं के पास, क्योंकि ये स्टोरेज का काम करता है। तो अगली लाइन, ये कोशिकाएं, ये सेल स्टोरेज, किसका स्टोरेज, फूड स्टोरेज, यानी खाद्य संग्रह का कार्य करती है, खाद्य संग्रह का। अरे इसी में ही चल रहा है ना, ये इसी के तो टॉपिक चल रहे हैं यार। हाँ, इसी की चल रही है अभी तक। ये सेल्स फूड स्टोरेज यानी खाद्य संग्रह का कार्य करती है, कार्य करती है। सघन जीवद्रव्य पाया जाता है, सघन जीवद्रव्य पाया जाता है इनके पास, सघन जीवद्रव्य पाया जाता है इनके पास। ठीक है, और इसकी उपस्थिति की बात कर लें कि कहाँ कहाँ यह होता है। उपस्थिति की अगर बात कर ले, दिख रहा नहीं, उपस्थिति की अगर बात कर लेना हम, तो ये पौधे के कोमल भागों में होता है। तो फलों के गुद्दों में, फलों के गुद्दों में कोमल, कहाँ है कोमल, कोमल भागों में, कोमल भागों में उपस्थित, कोमल भागों में उपस्थित। तो मेन इसका काम होता है, इस मृदुत्तक का काम होता है कोमल भागों में फूड स्टोरेज करने का, यानी एक प्रकार से यह संग्रह का काम करता है। ठीक है, मेन काम इसका ही होता है, और ये जीवित कोशिकाएं होती है। तो ये थी इस कोशिका, इस मृदुत्तक की विशेषताएं। तो लिख लो आप, फलों के गुद्दों में कोमल भागों में उपस्थित होता है, ये इसकी विशेषताएं। और कई जगह ये क्या है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया भी कर सकता है। ठीक है, तो ये हरित उत्तक है। तो एक लाइन, एक दो लाइन और लिखूंगा, इनको हटाओ, अभी और लिखूंगा, इनको लिखो, लिख लिए क्या, इतना सा और लिख लो, 2-3 लाइन बस। इधर देखो, इधर इधर जल्दी देखो रे, मिटा दे क्या, देखो
अगर इसकी प्रकारों की बात करें हम, प्रकार दो एक प्रकार लिखाऊं, वैसे बहुत सारे प्रकार में दो ही के प्रकार लिखाऊंगा। इसके प्रकार मृदु उत्तक के, ये क्या करता है, एक तो हरित उत्तक आता है, इसमें हरित उत्तक भी आता है, हरित मृदु उत्तक, इसके भी प्रकार यहीं लिख लो, प्रकार लिख के लिख लो, हाँ यहीं लिख लो। तो मृदु उत्तक क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया करता है, क्योंकि हरित उत्तक हम पढ़ चुके हैं क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण क्रिया करता है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट है जलीय जो पौधे होते हैं हाइड्रोफाइट, उनके अंदर जो ये उत्तक पाया जाता है जो तैरने में सहायता करता है, हल्का बनाए रखता है, उन्हें बोलते हैं एरेन कायमा यानी वायु मृदु उत्तक। तो एक ये भी लिख लेना, एरेन कायमा मृदु उत्तक यानी पेरेन कायमा। ये जलीय पौधों में, अरे ये लिख लो बस, एक और है ना, जलीय पौधों में, जलीय पौधों को आप जानते हो हाइड्रोफाइट बोलते हैं, जलोद्भिद बोलते हैं, पहले लिखा चुका हूं, में उपस्थित, जलीय पौधों में उपस्थित। इसके अलावा एक होता है, कई बार क्या है, ये विचित्र प्रकार के होते हैं, अलग अलग आकार के, उन्हें बोलते हैं ईडियोब्लास्ट। तो एक प्रकार वो लिख लो, तो एक ये लिख लो, एक ये लिख लो, और एक ये ईडियो प्लास्ट, इसे बोलते हैं विचित्र मृदु उत्तक। तो ये इसके क्या है प्रकार। इसके अलावा तारा आकार का भी होता है, तारे आकार का, कैसे आकार का, तारे के आकार का। तो आपको इनमें से एक ही लाइन याद रखनी है, ये याद रखना है वैसा, आप ये याद रखना, जलीय पौधों में, इसको याद रखना आप, जलीय पौधों में एरेन कायमा मृदु उत्तक होता है। तो आगे हम देखते हैं, आगे इस उत्तक को पढ़ेंगे हम। तो ये उत्तक हमने पढ़ लिया है। अरे यार इसी से काम चल जाता, इसी से काम चल जाता, इसी डायग्राम से वापस बनाना पड़ेगा। अब इसी से बना देता, अभी इसमें हो जाता काम। चलो वापस बना देंगे। चलो अब इस उत्तक की बात करेंगे हम। ये लिख लिए क्या, मिटा दे, चलो तो मैं इधर बना रहा हूँ ना इसके बारे में। इन्हीं उत्तकों से काम चलता है, वापस बनाना पड़ेगा। समझो ध्यान से। ये उत्तक देखो इसको समझो। सर खाना खाने गए हुए हैं, बैठो आप, है तो अभी आ जाएंगे। इसको समझो ध्यान से। ऐसे मत बोला कर रहे तुम। किसके पिताजी हैं? समझो ध्यान से इसको। तो कंप्लीट ये तो आप समझो इसको। देखो हमने मृदु उत्तक पढ़ लिया है। अब हम बात करेंगे स्थूल कोण उत्तक यानी कोलेन कायमा की। स्थूल कोण उत्तक क्यों बोलते हैं, कहाँ पर पाया जाता है, तो पहले आपको ये बताते हैं ये कहाँ पर होता है। आप जितनी भी देखो पत्तियाँ के किनारे होते हैं वो झुक जाते हैं, फिर भी टूटते नहीं है, उन भागों में ये पाया जाता है, क्योंकि ये प्रथम यांत्रिक उत्तक है ये। और एक क्वेश्चन ये आता है कि विभज्य उत्तक से प्रथम जो उत्तक बनता है स्थायी उत्तक का, वो कौन सा है, वो पेरेन कायमा भी लिखे थे ना। एक लाइन लिख लेना वहाँ पेरेन कायमा में कि ये विभज्य उत्तक से उत्पन्न होने वाले प्रथम उत्तक होते हैं, प्रथम स्थायी उत्तक होते हैं। वो तो आपको भी ध्यान दिख रहे होंगे डायग्राम, जैसे से चार्ट बना रखा है मैंने।
तो विभिज उत्तक के बाद में सबसे पहला कौन सा बताया? स्थाई। और स्थाई में सबसे पहला कौन सा था? सरल। और सरल में सबसे पहला कौन सा था? मृदु उत्तक। तो श्योर है कि सबसे पहले ये बनते हैं विभिज उत्तक से, वो लाइन लिख लेना आप, ठीक है। अब ये यांत्रिक सहारा प्रदान करते हैं। अशोक का पेड़ देखा होगा, झुक जाता है फिर भी टूटता नहीं है, वो सम्मान में झुक जाता है किसी के, ठीक है। तो आपको बता दें ये मृदु उत्तक पाया जाता है, सॉरी ये स्थूल कोण उत्तक पाया जाता है। ये क्या यांत्रिक सहारा प्रदान करता है उससे। स्थूल को बना उभार बन जाता है। कैसे बनता है ध्यान से समझो, कैसे उभार बनता है तो समझो, देखो ध्यान से। ये बीच बीच में जो इनके अवकाश है, अंतरकोशिकीय अवकाश, कौन सा अवकाश रे? अंतरकोशिकीय अवकाश। इन अंतरकोशिकीय अवकाशों में थोड़ा थोड़ा क्या जमा हो जाता है? पेक्टिन जमा हो जाता है। पेक्टिन एक प्रकार से कैल्शियम कार्बोनेट होते हैं, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से क्या है इसमें, ये तो क्या है? पेक्टिन जमा हो जाता है, पेक्टिन। और इसके कारण क्या है? ये कोशिकाएं थोड़ी उभरी हुई दिखाई देती है, इसलिए नाम पड़ता स्थूल कोणों उत्तक, यानी कोनों के ऊपर, कोनों के ऊपर क्या है? पेक्टिन जमा हो गया है, पर लिग्निन नहीं है। लिग्निन का जमाव नहीं हुआ है, नहीं तो मृत हो जाती है कोशिकाएं। ये जीवित है कोशिकाएं। ये इसका केंद्रक, ये इसका कोशिका द्रव्य, वो तो बेसिक बातें हैं जो हम पढ़ चुके हैं। और ये इसकी रिक्तिका, ठीक है। और ये अंतरकोशिकीय अवकाश क्या हो गया? कम हो गया है। इनमें अंतरकोशिकीय अवकाश कम हो गया है, मतलब लगभग नहीं होता है अंतरकोशिकीय अवकाश, ठीक है, समाप्ति हो जाता है, अंतरकोशिकीय अवकाश नहीं पाया जाता। तो क्या क्या विशेषताएं होती है? तो इसकी विशेषताएं देख लो। इस कोलेन कायमा उत्तक की क्या क्या विशेषताएं होती है इस उत्तक की? तो पहली विशेषता क्या है? ये उत्तक यांत्रिक उत्तक है। ये उत्तक यांत्रिक उत्तक है। तो यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। क्या करता है? यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। सिंपल है। दूसरा, ये कोशिकाएं भी जीवित हैं। ये कोशिकाएं जीवित होती है, ठीक है। इनमें सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, पेक्टिन पाया जाता है। कोनों पर, कोशिकाओं के कोनों पर, कोशिकाओं के कोनों पर पेक्टिन का जमाव हो जाता है। पेक्टिन का जमाव हो जाता है और इसी कारण क्या है? उभार बनता है, स्थूल बनता है। अरे इसी कारण क्या बनता है? उभार। इसीलिए इसे हम बोलते हैं स्थूल कोण उत्तक। इसके अलावा इनमें सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, पेक्टिन पाया जाता है। वो तो सिंपल सी बात है। तो सेलुलोज, समझ लो ध्यान से, एक बार अगर यहाँ पर आप पढ़ लिए ना, जिंदगी में नहीं भूलोगे आप, ठीक है। चाहे आपको मैं 50 साल बाद में पूछूं, चाहे 100 साल बाद में, याद रहेगा ना, ऐसे याद करना है, ठीक है। मैं तो यही हूँ, कहाँ जाऊँगा, ठीक है। सेलुलोज व पेक्टिन का जमाव, पर नोट करने की बात क्या है? यहाँ तक तो दिख रहा है ना। नोट करने की बात क्या है? नोट करने की बात यह है कि इनमें लिग्निन का जमाव नहीं होता है, तो नोट कर लो इनमें भी। लिग्निन एक प्रकार का विशिष्ट उत्तक होता है, प्रतिरोधी पदार्थ है। लिग्निन का जमाव नहीं होता है। इन कोशिका का आकार भी बता दिया आपको, अलग अलग आकार हो सकता है, अंडाकार हो, त्रिकोणाकार हो सकता है, अलग अलग हो सकता है, षष्ठभुज हो सकता है, वो आकार अलग अलग है। तो मैंने तो एक अंडाकार से बना दी है, ठीक है। और इसकी विशेषताएं हैं, अभी और लिखेंगे, तो लिखो। इसको बंद कर दिया करो। तो ये हमने डाला। और क्या विशेषताएं होती है तो वो देखो आप ध्यान से, इरेज कर देते हैं हम इसको।
अब हमने कहा कि ये यांत्रिक उत्तक है, यांत्रिक सहारा प्रदान करता है, तो इसकी उपस्थिति देख लो, है ना, उपस्थिति। ठीक है, अंतरकोशिकीय अवकाश नहीं होगा, अलग अलग इनमें नहीं होता है ना, अंतरकोशिकीय अवकाश नहीं होता है इनमें। ठीक है, तो उपस्थिति देख लो इसकी। उपस्थिति की बात करें तो कहाँ कहाँ पर होता है, तो देखो यांत्रिक सहारा जो भी प्रदान करते हैं, जैसे पत्ती के किनारे टहनी शाखाएं होती है उनमें पाया जाता है ये ज़्यादातर, क्योंकि वो झुक जाते हैं फिर भी टूटते नहीं है आंधी हवा में, इसलिए वहाँ पर। ठीक है, इसके अलावा जो फल होते हैं ना, फल उनके बाह्य जो छिलका होता है उनमें भी पाया जाता है, पर छिलके में देखो दृढ़ उत्तक भी होता है, आपको बता दें ये भी पाया जाता है। तो कहाँ कहाँ होता है, टहनियों में व शाखाओं में उपस्थिति। उपस्थिति। इसके अलावा है ना, इसके अलावा यांत्रिक सहारा प्रदान करने वाले भागों में, यांत्रिक सहारा प्रदान करने वाले भागों में, इसके अलावा पत्ती की किनारों में, किनारों पर यानी पाण, इसे क्या बोलते हैं, फलक कोर, ब्लेड बोलते हैं ना इंग्लिश में, ब्लेड। पत्ती के किनारों को फलक कोर या ब्लेड बोलते हैं, किनारों में। तो ये है एक प्रकार से जीवित यांत्रिक उत्तक। क्या है, जीवित यांत्रिक उत्तक। लिग्निन का जमाव नहीं होता है, यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। कोनों पर क्या हो जाता है, पेक्टिन का जमा होने के कारण इसे हम बोले स्थूल कोण उत्तक। और एक लास्ट में बचा है अब तीसरा, वो पढ़ेंगे हम दृढ़ उत्तक, फिर कंप्लीट। ठीक है ना। फलक कोर बोलते हैं इसे। पत्ती का किनारा नहीं कि पत्ती का किनारा होता है, कल बताया था ना, पत्ती जब बताए थे किनारे, पत्ती के किनारे बताए थे मैंने, बारी और किनारा पत्ती का। ठीक है, तो समझ लिए, तो समझदार तो ही वैसे आप। चलो इसी डायग्राम से अब इसको समझा देते हैं ना। अब समझो ध्यान से, मिटा दे इसको। क्लियर है। चलो आगे देखो ना। अब हम पढ़ेंगे ये, ठीक है। अब देखो ध्यान से, तीसरा हम पढ़ेंगे स्क्लेरेन कायमा यानी दृढ़ उत्तक यानी कठोर। अब ये कठोर क्यों हो जाता है, इसका कारण देखो, आपको ध्यान से बताऊं, इधर देखो, समझो ध्यान से। ये जैसे ये पेक्टिन दे रखा है ना, अब इसी स्थूल कोण उत्तक यानी कोशिकाओं जो होती है, इन कोशिकाओं के जो किनारे हैं यहाँ पर पेक्टिन के अलावा लिग्निन का जमाव हो जाता है। किसका जमाव हो जाता है, लिग्निन का। ऐसे लिग्निन बन जाती है इनमें, क्या बन जाती है, लिग्निन का जमाव हो जाता है। और लिग्निन एक प्रकार का विशिष्ट उत्तक होता है, उत्सर्जी पदार्थ है, जैसे लिग्निन का जमाव हो गया, ऐसे इनमें बढ़ गया। जो भी अंतरकोशिकीय अवकाश थे उनमें ये बढ़ जाता है। तो क्या अंतरकोशिकीय अवकाश रहेंगे, अब नहीं रहेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये जमाव हो गया इनमें ऐसे। अब देखो ये लिग्निन का जमाव है, लिग्निन, और लिग्निन के जमाव के कारण अब आप बताओ कि बाहर से चारों ओर से क्या रास्ता ही बंद हो गया, तो क्या जो जल खनिज लवण इसके पास एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जाते थे, क्या आएंगे क्या अब? अरे जब प्लाज्मोडेस्माटा हम पढ़े थे, एक कोशिका के दूसरी कोशिका जीवद्रव्य को जोड़ता है ना, ठीक है, धन्यवाद, है ना। तो एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जीवद्रव्य ट्रांसफर नहीं होगा, एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जीवद्रव्य ट्रांसफर नहीं होगा, तो कोशिका क्या हो जाएगी, मृत हो जाएगी, क्योंकि लिग्निन का जमाव हो चुका है। तो ये कोशिका मृत होती है, सिंपल सी बात। अंतरकोशिकीय अवकाश नहीं पाया जाता है, ये दृढ़ता प्रदान करती है। और इसके भी फिर दो प्रकार थे, तो हम इसकी विशेषताएं लिखते हैं, लिख लो इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं। इसकी विशेषताएं
इस उत्तक की क्या क्या विशेषताएं होती है? तो पहली विशेषता, लिग्निन का जमाव हो जाता है। लास्ट, लिग्निन का जमाव होता है, इससे सेल्स नष्ट हो जाती है, इससे सेल मृत हो जाती है। देख लो तुम्हारे हिसाब से, इससे सेल्स क्या हो जाती है? मृत हो जाती है। तो ये कोशिकाएं क्या होती है? ये सेल्स मृत होती है, यानी डेथ सेल होती है, मृत सेल। ठीक है, मृत सेल होती है। और जितने भी फलों के जो बाह्य छिलके होते हैं, ज़्यादातर वो नारियल की ये जटाएं, इनमें ये पाई जाती है ज़्यादातर, ये कोशिकाएं, है ना? हाँ, इन कोशिकाओं में पाई जाती है। ठीक है, समझ रहे हो ना? समझ रहे हो ना? ठीक है। तो लिग्निन का जमाव होता है, इससे सेल्स मृत हो जाती है, अंतर कोशिकीय अवकाश नहीं पाया जाता, अंतर कोशिकीय अवकाश नहीं पाया जाता, अंतर कोशिकीय अवकाश नहीं पाया जाता। क्या नहीं पाया जाता? अंतर कोशिकीय अवकाश नहीं होता है इनके पास। ठीक है, तो ये भी क्या करता है? एक प्रकार से यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। क्या करता है बच्चों? यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। ये उत्तक भी यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। ठीक है, इसलिए इसे बोला था दृढ़ उत्तक, यानी कठोर उत्तक। कौन सा उत्तक रे? कठिन उत्तक, कठोर उत्तक रे। ठीक है, तो इसको लिख लो। अब थोड़ी सी 2-1 लाइनें और हैं, फिर ये सरल उत्तक खत्म। गया। बाय बाय, टाटा। सोशल मीडिया टाटा बाय बाय, है ना? आलू से हम क्या बना सकते हैं? सोना। इधर आलू डालो, सोना निकलेगा। क्या कहना मतलब? ऐसे हो जाए तो बच्चों हम क्या करेंगे? सब आलू उगाएंगे हम सब, आलू। अब आलू का वानस्पतिक नाम बताएं वो आप। कौन से कुल से संबंधित? ठीक है, तो हम क्या करेंगे अब? आलू से सोलेनेसी, से सोना। आलू से सोना। जब सोना है तो सोना नहीं है, यानी सोना सोने नहीं देगा फिर। सोना सोने नहीं देगा। हाँ, सोना सोने नहीं देगा। लिख लो रे, लिख लो। मानव मस्तिष्क भूल जाएगा। लिख लो, लिख लो। मानव मस्तिष्क से भूल जाएगा। लिख लिए? दो लाइनें और है, रहने दो। इरेज कर दें। अब हम इसकी 2 कोशिकाएं, इसके 2 प्रकार थे मुख्य, तो उनको एक बार देख लेते हैं। 2-1 लाइनें लिखूंगा उनमें। ठीक है, तो देख लो, फिर छुट्टी, है ना? है 30 मिनट हो गई क्या? हो जाने दे तुम। 2 लाइनें। देखो, इसकी दो प्रकार है, 2 प्रकार। एक तो दृढ़ सेल और एक दृढ़ तंतु। इस दृढ़ उत्तक के 2 प्रकार, दृढ़ सेल और दृढ़, इधर देखो, दृढ़ तंतु। इसको
स्क्लेरिड तंतु भी बोलते हैं और इसे स्क्लेरिड सेल बोलते हैं। ठीक है, सुनो अब ध्यान से। ये जैसे ज्यादातर फलों के जो भाग होते हैं ना, अरे फलों का बाह्य आवरण, फलों का छिलका यही होता है। और ये जो आपने जो नारियल की जटाएं देखी होंगी ना, नारियल की जटाएं, नारियल की जटाएं कैसे लिखते हैं, ऐसे है ना, नारियल की जटाएं वो यही होती है, दृढ़ तंतु होते हैं। ठीक है, तो ये दो प्रकार, ये लंबी होती है, ये क्या होती है, लंबी, और ये मतलब ऐसे, ये तो ऐसे ऐसे लंबी होती है, ऐसे ऐसे लंबी होती है, और ये ऐसे तारा के आकार की ऐसे होती है, ऐसे होती है ये, तो ये सबसे लंबी होती है, लंबी आकार संरचना होती है तिकोनी। तो ये इसके दो प्रकार हो गए। तो आपको सिंपल सी तरीके में आपको स्थायी उत्तक का जो पहला प्रकार था सरल, और उसके 3 प्रकार पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा आपको समझ में आया इजी तरीके से। मृद उत्तक से क्या बनेगा, यानी पेरेनकाइमा से स्थूल कोण उत्तक, स्थूल कोण से दृढ़ उत्तक, ऐसे कन्वर्ट हुई है। ये क्यों हुआ है, क्योंकि पहले इसमें तो सिंपल था, इसमें पेक्टिन जमा हुआ और इसमें लिग्निन जमा हो गया, ये मृत हो गई कोशिकाएं। तो ये दोनों कोशिकाएं जीवित है और ये इसकी कोशिकाएं मृत होती है। ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं। यांत्रिक सहारा कौन प्रदान करता है, दोनों ही करते हैं, और मेन ये जीवित कौन से हैं, दोनों ही हैं। इनमें लिग्निन का जवाब नहीं है, इनमें होता है। ऐसे ही आपके एग्जाम में नीट हो, जेट हो, ICR हो, BHU हो, फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, RS हो, IS हो, अदर कम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। तो बने रहे हमारे साथ। सभी को जय हिंद, जय भारत।